नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सीईटी का पेपर डिस्कशन अपन चला रहे थे। सीईटी के पेपर में अपन ने ग्रेजुएशन के जो पेपर हुए थे वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन सीईटी 10+2 का जो पेपर हुआ है उस पेपर को डिस्कस करेंगे। 10+2 के 6 पेपर आपके पास अवेलेबल है। आप पेपर को डाउनलोड साइट से कर सकते हो या अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आज जो अपन पेपर सोल्व करेंगे वो है 134 नंबर पेपर दे रखा है। 134A सीरीज दे रखी है, उसमें 134A से लगा के F तक का दे रखा है सभी 6 पेपर। तो एक एक करके अपन सारे पेपर डिस्कस करेंगे और इनमें जो मैथ्स के सवाल है वो मैं पूरे आपको विश्लेषणात्मक रूप से बताऊंगा। जो 134 नंबर पेपर है 134A, उसका सवाल नंबर 4 दे रखा है और वो सवाल कह रहा है कि एक 2.2 घन डेसीमीटर पीतल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई बतानी है। देखो, सवाल ये कह रहा है कि कुछ पीतल दे रखा है कि वो कह रहा है 2.2 क्या है, 2.2 डेसीमीटर में क्यूब या घन डेसीमीटर दे रखा था। तो ये समझते हैं क्यूब कब लगता है, जब आयतन पर, तो आयतन की बात आपको दे रखी है। इतना पीतल है आपके पास। अब वो कह रहा है कि आपको एक व्यास दिया है, उसने व्यास में उसने कहा है कि व्यास जो है वो 0.5 सेंटीमीटर का है। अब 0.5 सेंटीमीटर का व्यास है और बेलनाकार है, तो बेलनाकार है इसलिए इसका क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। बेलनाकार का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h या L अपन मान सकते हैं। अपने से तार की लंबाई पूछिए, उसे h जो हाइट मानते हैं बेलन के लिए, तार की लंबाई के लिए आप L लिख सकते हो। तो अपन एक बार के लिए L ले लेते हैं। सवाल में अपने को L का मान ही निकालना है। अब देखो, पहली बात तो ध्यान रखनी है कि इसमें जो इकाइयां दे रखी है उन इकाइयों को बराबर करना जरूरी है। यहां पर दे रखा है डेसीमीटर, ये दे रखा है सेंटीमीटर, और आपके ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मीटर में। तो अपने को पहले एक बार के लिए सभी चीजें एक यूनिट में करनी है और सॉल्यूशन करने के बाद जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो हमें पता है कि एक जो डेसीमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप लोग ध्यान देंगे कि एक डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहां पर ये घन डेसीमीटर है, मतलब इसे 3 बार गुणा करना होगा। तो इसको मैं सेंटीमीटर में जब बदलूंगा तो 2.2 को डेसीमीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा। तो 10 3 बार लिखूंगा और अब ये किसमें हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। यहां से इस वैल्यू को देखेंगे, एक जीरो आएगा यहाँ, तो 22 और ये 2 जीरो बचे हुए हैं, तो 2200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का आपके पास पीतल है। और उस पीतल को अपने को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलन में चेंज करना है और बेलन की लंबाई अपने से पूछी है। यहां अपन देखेंगे ये व्यास का मान दे रखा है, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, तो 0.5/2, जिसे मैं आगे सोल्व करूंगा 5/20। इस 5/20 को भी आप चेंज कर सकते हो, 5 से ये कटेगा 4 बार, तो 1/4। ये हो गई त्रिज्या। यहाँ आयतन का वैल्यू दे रखा है, पाई का मान अपन जानते हैं 22/7 होता है। एल का मान निकाल लेंगे। देखो, अब जो आयतन दिए हैं उतने ही आयतन में बेलन बनेगा, तो वो आयतन का मान अपन यहाँ रख देंगे कि 2200 बराबर है किसके, पाई के। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 1/4 इंटू 1/4 और गुणा में है एल। यहां अपन देखेंगे ये
यहां से देखो एक बार के लिए करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो रहा है, इसको इस तरफ गुणा कर देंगे। एल की वैल्यू क्या आ रही है 7 चौके 28 और 28 का 4 से गुणा करते हैं 8 चौके 32, हाथ के 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। तो 112 और 2 जीरो आगे लगेंगे, इतना सेंटीमीटर में क्या आ रहा है लंबाई आ रही है। लेकिन ऑप्शन में तो सेंटीमीटर में है नहीं, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन तो मीटर में दे रखा है और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर अगर निकालना है तो आपको 1/100 मीटर करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिखेंगे, यहां पर 100 से भाग देंगे तो ये होगा 112 मीटर। जो भी ऑप्शन है 112 मीटर वाला वो अपना राइट हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में अपने को थोड़ा सा यूनिट पर ध्यान देना है, सभी यूनिट सेम करनी है, तभी सवाल का सॉल्यूशन होगा और बराबर उत्तर आपको मिल पाएंगे। जब तक यूनिट सेम नहीं कर पाओगे या यूनिट आपको चेंज करने में दिक्कत आती है तो आप इस सवाल को सोल्व नहीं कर सकते। बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन अब जब आपको याद होगा तब आप इस सवाल को सोल्व कर पाओगे। दूसरी बात, यूनिट चेंज करनी आपको आनी चाहिए। हमें ध्यान रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर 1/10 हो जाएगा, 0.1 डेसीमीटर कह सकते हो, या 1 सेंटीमीटर में मीटर करना है तो 0.001 होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। और 1 किलोमीटर में यहां देख लेते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कुछ ऊपर के अंक भी आते हैं, बाकी ज्यादातर यहां से सवाल बनता है, इन 3 से ही बनता है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर मिलीमीटर में। ध्यान रखना डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है और मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा होता है। 10 सेंटीमीटर मिलते हैं तो 1 डेसीमीटर बनता है और 10 मिलीमीटर मिलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। सवाल मैंने अच्छे से समझाया है, पूरा सवाल देख लेना। और अभी तक भी आपने वीडियो दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है तो प्लीज शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं सभी वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। सीईटी के जो पेपर अपने हुए हैं उनके सारे वीडियो सॉल्यूशन अपन करेंगे मैथ्स के, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्लास भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आपके जो भी डाउट है वो भी अपन सॉल्व करेंगे। इतना कुछ फ्री में आपको मिल रहा है। साथ में ही मैंने कहा था और आप लोगों के लिए कुछ नया नया लाते रहेंगे। अब देखो अगला सवाल कह रहा है, सवाल था 14 नंबर पे, वो कह रहा है कि साइन अल्फा जो है वो 3/4 है और कोस अल्फा आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। साइन अल्फा आपको दे रखा है, हमें पता है साइन लाल बट्टा कक्का से देखो क्या मिलेगा, साइन का मान होता है लंब अपॉन कर्ण, तो यहां हम समझेंगे लंब अपॉन कर्ण दे रखा है। कॉस में चाहिए आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपने को निकालना है। आधार बराबर होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और इसका रूट। करो देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका रूट लेंगे √7, तो आधार आ गया आपके पास √7। कॉस अल्फा आपको निकालना है, आधार बट्टा कर्ण
√7/4 ये आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में √7/4 है वो आंसर होगा। देखो ग्रेजुएशन लेवल में 5 सवाल पूछे गए थे मैथ्स के, लेकिन 10+2 में लगभग 20 सवाल पूछे गए हैं मैथ्स से। अगर आप मैथ्स अच्छी है आपकी तो 10+2 में 40% आपको लाने हैं और 40% का लगभग 15-16% आप मैथ से ही लेकर आ सकते हो। इसके बाद अगला सवाल है कि यदि x³ + kx² - 2x - 24 का एक गुणनखंड जो है x - 2 है तो k का मान ज्ञात करो। देखो इक्वेशन दे रखी है x³ + kx² - 2x - 24 और कह रहा है कि इसका एक फैक्टर जो है, एक गुणनखंड या फैक्टर अपन कहें वो क्या है, x - 2 है। तो k का मान निकालना है। हमें पता है जो फैक्टर होता है वो फैक्टर इसे पूर्णतः डिवाइड करेगा, मतलब शेषफल कुछ नहीं रहेगा। तो हम इस टाइप में भाग देने से कोई औचित्य नहीं है। हम कहेंगे x - 2 इसका एक फैक्टर है, मतलब x - 2 इसे 0 करेगा, ये 0 के बराबर, x बराबर 2 रखेंगे तब ये पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसमें शेषफल कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ अपन लिखेंगे 2x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब प्लस k × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये होगा 8 प्लस 4k माइनस 4 माइनस 24 = 0। पक्षांतरण करेंगे 4k बराबर 20 और k बराबर आ गया 5। तो k का मान जो है वो 5 होगा। सवाल बहुत आसान है और बहुत अच्छी बात यह है कि 10+2 में मैथ के सवाल बहुत ज्यादा आए हैं। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो एक तरफा मैथ से भी आप बहुत से सवाल कर सकते हो। सवाल सारे सॉल्यूशन आप लिख लेना, डिटेल सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं वीडियो में। कोई डाउट होता है तो आप फिर से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है, वहां आप कमेंट कर सकते हो। सवाल ये कह रहा है कि रिंकू 840 रुपए क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% हानि पर बेचता है। टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो बात हो रही है रिंकू की, रिंकू का हिसाब है, ये सोनू को बेचते हैं और सोनू जो है वो आगे किसको बेचता है, रॉकी को बेच देता है। अब सवाल कह रहा है कि रिंकू तो 10% प्रॉफिट पर बेचती है, सोनू 5% हानि पर बेचता है। 840 रुपए की कोई चीज है। अब देखो यहां मैंने इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना है, 10% लाभ है, मतलब अब वो 100 के 110 रुपए ले रहा है, सीधा 110% निकालेंगे। 5% हानि है, मतलब 100 के 95 ले रहा है। तो हम कहेंगे रिंकू 840 रुपए की जो चीज थी उस पर उसने 10% प्रॉफिट कमाया। मैंने प्लस लिखा है मतलब प्रॉफिट है, माइनस लिखा है मतलब हानि, लॉस है। तो यहाँ 840 का 110% अपन देखेंगे, 2 0 से 2 0, 84 × 11, 4 8 चौके 12, हाथ की 1, 8 और 1 9, 924 रुपए में वस्तु आई सोनू के पास। सोनू ने क्या किया, 5% घाटे में उस वस्तु को यहाँ पर भेजा है, तो 924 का 5% घाटा खाया उसने, 95% में बेच दिया। यहां से अपन देखेंगे ये 19 बार, ये 20 बार,
इसे सोल्व करेंगे। सीधा सोल्व करते हुए मैं आपके पास लिख देता हूं, ये है 877.80 रुपए। मतलब लास्ट में वो जो वस्तु है वो 887.80 रुपए में उसके पास पहुंची है। अंतिम विक्रय मूल्य पूछा है, अंतिम विक्रय मूल्य यही है। रोकी के लिए विक्रय मूल्य है। अगर पूछा जाता सोनू का क्रय मूल्य क्या था, तो सोनू का क्रय मूल्य 924 है। सोनू ने विक्रय मूल्य 877 में किया है। रोकी के लिए ये क्रय मूल्य हो जाता है। सोनू 924 में खरीद रहा है, मतलब सोनू के लिए खरीदने वाली वस्तु सोनू खरीद रहा है, सोनू के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर सोनू बेच कितने में रहा है, इसमें बेच रहा है, सोनू का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे रिंकू का क्रय मूल्य ये है, रिंकू का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 924। तो ध्यान रखना, नाम के साथ जो सिस्टम पूछा जाता है वैसे अपने को सॉल्यूशन का आंसर देना है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये, क्योंकि एक ही सवाल के दो उत्तर हो जाते हैं जब थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, लोग का सवाल आया है और लोग के सवाल भी यहाँ पूछे गए हैं। तो 10+2 वाला पेपर मैथ्स वालों के लिए अच्छा था, और जिसकी मैथ्स अच्छी है उसे कंपटीशन में बहुत सुविधाएं होती है। क्योंकि सवाल था log 2 बेस x प्लस 2, log 2 बेस x प्लस 1 इक्वल टू है 2। यहां हमें पता है कि log में log e बेस e1 होता है, log 2 बेस 2 1 होगा। मैं कहूं log 2 बेस 2 को 2 से गुणा करना है, तो ये log 2 बेस 2 की पावर 2 होता है, हमें पता है, घात आगे आती है। यहाँ इसको log 2 बेस 4 भी लिख सकते हैं। तो log 2 बेस 2, इसको मैं log 2 बेस 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ log 2। ये वैल्यू क्या थी, एग्जैक्ट देखा जाए तो ये क्या है, ये log 2 बेस 2 1 हो गया, ये 2 मिलता है। तो 2 को अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यही वही लिखना है, log में 2 बेस x प्लस 1, दोनों को log का आधार समान बनाना है, तो log 2 बेस 4 हो जाएगा। दोनों का बेस समान है, log 2 बेस 4 है, वो 2 के बराबर है, 2 के बराबर मैंने लिखा। log 2 बेस x प्लस 1, log 2 बेस 4, बेस log का बेस बराबर है, अंदर वाली वस्तु भी बराबर रहेगी। x प्लस 1 बराबर 4 के होगी, x बराबर 3 हो जाएगा। और यही सॉल्यूशन था, x बराबर 3 अपने को निकालना था। लोग वाले सवाल पूछे गए हैं, अच्छा सवाल था, आप लोग देखें जरा, लोग की प्रॉपर्टी भी समझें। वीडियो अपन ने डाल रखा है अपने चैनल पर, उसको भी आप देख सकते हो। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि एक गोले का व्यास आपको दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण भर के निकाले जाते हैं, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन आपसे पूछा है। पहली बात तो ये कि उसने व्यास क्या दिया है, व्यास दिया है 0.7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी, 0.7/2 सेंटीमीटर। पॉइंट में हटा देता हूं, 0 लगा देता हूं, तो 7/20 सेंटीमीटर। एक गोले का आयतन निकालेंगे तो एक गोले का आयतन होगा, सबको फॉर्मूला याद होगा, 4/3 पाई r क्यूब। r का मान अपने पास है। अब वो कह रहा है कि 3000 गोले निकाले हैं, तो 3000 गोलों का आयतन आप निकाल लेंगे, सीधा 3000 से गुणा कर देंगे।
ये 3000 से मैं गुणा कर देता हूँ, 4/3 गुणा पाई का मान 22/7। यहाँ पर देखेंगे आर का मान 7/20, तो 7/20 3 बार आएगा। मचाओ काटा पीटी, 3 से 3 कटेगा, बचेगा 1000। ये 3 जीरो जाएंगे तो 1000 कैंसिल। यहाँ 2 और 2 4, यहाँ से कैंसिल हो गए। 2 से ये कट गया 11 बार, 1 7 से 1 7 गया। 49 को 11 से गुणा करो, 11 इंटू 49 सीधा 9, 9 और 4 13, हाथ की 1 4 और 1 5, 539 जो है वो घन सेंटीमीटर क्या होगा, आयतन होगा इनका। 3000 गोलों का पानी निकालोगे तो 539 घन सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, वो सवाल था अपने पास कि कुछ आंकड़े दे रखे थे और उनसे माध्यिका और माध्य आपसे पूछा गया है। सवाल बहुत ही अच्छा था और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। देख लो सवाल क्या कहता है। कुछ आंकड़े आपको दे रखे थे, वो आंकड़े में लिख देता हूं। आंकड़े अपने पास है 15 17 16 7 10, फिर दे रखा है 12 14 16, 12 14 16 19 12 16, 19 12 और 16 ये आंकड़े दे रखे हैं। माध्यिका और माध्य आपसे पूछा है। सीक्वेंस ध्यान रखना, सवाल में बोला है माध्यिका और माध्य बताओ। माध्यिका निकालनी है, मतलब पहले इसे सीक्वेंस से जमाएंगे। सबसे छोटी संख्या 7 है, उसके बाद 10 मिल रहा है, फिर 12 आ रहा है 2 बार, फिर 1 बार 14 है, 15 है, 16 3 बार आया है, फिर 17 है, फिर 19। देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या देख सकते हैं। माध्यिका के लिए बीच का पद होगा 11 का मतलब 5 इधर छोड़ दो, 5 उधर छोड़ दो, बीच वाला पद 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, ये वाला पद माध्यिका हो गया। माध्यिका आ गई आपके पास 15। ऑप्शन चेक करेंगे, माध्यिका 15 किस में दे रखी है। एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें माध्यिका 15 है, तो माध्य भी निकालना होगा, वरना हम सीधा माध्यिका से क्या कर सकते थे, ऑप्शन को टिक कर सकते। माध्य के लिए माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटा राशियों की संख्या। सबका योग करो, सबका योग करने पर मिलेगा 154, सबको जोड़ने पर 154, संख्याएं है 11, भाग देंगे 1 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। 14 जो है वो माध्य आ गया, तो 15 माध्यिका 14 माध्य, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। माध्य आपका आ गया है 14, माध्यिका आपकी आ गई है 15, दोनों ऑप्शन एक सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको दे रखा है कि इसका वर्गमूल निकालना है 16 129। ये सवाल दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। नहीं निकालना आता है तो मैं बता देता हूँ, इस मेथड से आप निकाल सकते हो। पीछे से 2 2 के जोड़े बनाना है, 1 का जोड़ा बचा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 0 हो गया, यहाँ 1 और 1 2 हो गया, ये उतारेंगे 61। ऐसी कोई संख्या लेंगे जिससे ये हो रहा हो, तो 2 का 2 से करेंगे तभी पॉसिबल हो रहा है, तो 22 दूना 44 हो गया, यहाँ ये 24 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर रख देते हैं। देखेंगे 11 में से 7 जाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, फिर 1 5 17 बच गया, फिर से देखेंगे 29। यहाँ देखो 9 लाना है तो किससे होगा, 3 से तो करेंगे तो 600 के समथिंग आएगा, 7 से करेंगे 7 7 49, 7 की 4, 7 चुके 28,
और 2 4 32, 7 के 3, 7 दूनी 14 और 3 17 बरोबर 0 हो रहा है। तो यहाँ 7 127 का क्या है, ये वर्ग है 16 129 और 16 129 का वर्गमूल है 127, तो ये होगा आंसर। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। मैंने जितनी भी बार नंबर सिस्टम पढ़ाया है हर बार ये सवाल बताया है आपको, और फिक्स कहा है कि इस टाइप के सवाल बनते हैं और हमेशा बनते आए हैं। और सवाल बनते हैं, वो कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। एग्जैक्ट सवाल अपने YouTube चैनल पर है, देख सकते हैं। मैंने बताया था फॉर्मूला n+1/2। n की जगह 50 रखेंगे तो 50 50 + 1 51/2, 2 से ये 25 बार, 25 का 1 से गुणा 5 हाथ की 2, 25 5 की 125 और 2 127, 1275 आंसर होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल 1275 होगा। अगले सवाल की तरफ देखेंगे। सवाल कुछ अनुपात वाला है, तो वहां पर भी देख सकते हैं आप लोग। ये सवाल देख लिया होगा आपने। अगला सवाल कह रहा है कि एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि कुल राशि 220 रुपए हो तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो 5 रुपए का है, 2 रुपए का है, 1 रुपए का है, ये रुपए दे रखे हैं और इनके थैले में सिक्कों का अनुपात 5:6:7 दे रखा है। अगर 5 सिक्के हैं 5 रुपए के, मैं मानता हूं कि यहाँ अनुपात में 1 है, मानते हैं x साथ में मान लेना चाहिए, माना टोटल सिक्के ये हैं। अब 5 रुपए के सिक्कों से कितना पैसा बनेगा, 25x। 6 रुपए के सिक्के होंगे, अगर 2 रुपए के सिक्के 6 हैं, 6x है तो 12x होगा, 1 रुपए के 7x है तो 6x होगा। टोटल रुपए ये होंगे 25 और 12 27 और 10 37, 37 में 7 जोड़ेंगे तो 44। 44x टोटल रुपया है, लेकिन सवाल कह रहा है कि रुपया आपके पास 220 है। तो यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं। 220 में आप 44 से भाग देंगे, 5 बार कटेगा, x का मान आ रहा है 5। x की जगह 5 5 लिख दो, ये हो जाएगा कितना, x का 5 लेंगे तो 25 सिक्के होंगे, ये 30 सिक्के होंगे, ये 35 सिक्के होंगे। सवाल पूछ रहा है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 30 सिक्के। बहुत ही आसान सा सवाल है। 2 रुपए के 30 सिक्के हैं, 30 आ गया, बस खत्म बात। अगर सही ढंग से पढ़ा हो तो बंदा जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकता है। सवाल ऐसे थे कि 30 सेकंड से ज्यादा, बहुत ही कम चांस था कि उसमें टाइम लगे। अगला सवाल है कि एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है, उससे एक वर्ग बनाया जाता है और वर्ग की भुजा आपसे पूछी है। त्रिज्या कितनी है उसकी, त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दी है कि 98 त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का है, मतलब उसकी परिधि निकालनी होगी। तो 2πr से तार की लंबाई आ जाएगी 2 × 22/7 × 98। यहां से अपन देखेंगे 7 से कट रहा है क्या, ये कट रहा है, 7 × 7, 7 चौके 28, 14 बार, तो ये हो गया 44 × 14। ये तो है क्या, तार की लंबाई। अब इससे वर्ग बनाना है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 4 ×
भुजा जो है वो बराबर होगी 44 इंटू 14 के। हम भुजा निकालेंगे तो भुजा आ जाएगी 44 इंटू 14/4, ये होगा 11 बार, 4 से कट गया, 11 इंटू 14 करेंगे 4 5 1 154 जो है वो 154 सेंटीमीटर उसकी भुजा आ जाएगी। सेंटीमीटर में ये दे रखा है तो सेंटीमीटर में ये आएगा, तो जहां पर 154 है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में है 131, जो ये पेपर कोड है 134A में, तो वहां पर आप देख लेना सी ऑप्शन है। आपके पास पेपर है तो वहां आप देख लेना जो ऑप्शन आपके पेपर में दे रखा है 154 वाला वही राइट होगा। इसके बाद जो सवाल नंबर है वो है 89 नंबर सवाल, आपने देखा होगा। 89 नंबर सवाल कहता है कि यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है तो उन्नयन कोण पूछा है। खंबा और ये खंबे की परछाई, मैंने कहा था परछाई ये होती है, तो ये x है और वो कह रहा है ये √3x है, तो आपको उन्नयन कोण पूछा है थीटा। यहां से अपन देखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब अपोन आधार, या लंब x है आधार √3x है, x से x कैंसिल 1/√3। ये कब होता है tan 30 डिग्री पर होता है, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। फाइनली आंसर हो गया 30 डिग्री। अगला सवाल, दो बिंदु दे रखे हैं और उनकी ढलान पूछी है। दो बिंदुओं की ढलान अपन को पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। बिंदु दे रखा है a 3,7, b दे रखा है -2,1। ढलान हमें पता है, दो बिंदुओं की ढलान निकालनी हो तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। y2 कितना 1 माइनस करेंगे 7 बटा x2 माइनस 2 माइनस का करेंगे 3, यहाँ होगा माइनस का 6 बटे माइनस का 5 जो क्या आएगा 6/5। ढलान आएगी 6/5। ऑप्शन बी जो सही होगा 6/5। उल्टा मत कर देना भाई, उल्टा करने पर गलती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन भी दे रहे 5/6। अगला सवाल दे रखा है कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, उसका अनुपात दे रखा है 3:5। तो पूछा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये इनकी भुजाएं जो होगी AB बटा DE इसके वर्ग के बराबर होता है, या इसका अनुपात 3:5 दे रखा है, उसका करेंगे वर्ग, तो 9:25 जो है वो इसका उत्तर होगा। 9:25 वाला ऑप्शन ए दे रखा है, सही होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर अगर 25:9 भी दिया हुआ रहे तो वो ऑप्शन नहीं करना है। एग्जामिनर ने नहीं दिया वैसे तो, लेकिन दे भी सकता था वो, कि कहीं बाई चांस ऑप्शन में गलती करने की संभावना हो। अपने देखें 9:25 हो 25:9, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। क्षेत्रफल है वो भुजा के जो अनुपात दे रखा है उनके वर्ग के बराबर होता है, तो वर्ग कर देना है सीधा ही। आगे दे रखा है कि दो रेखाएं का समीकरण आपको दिए L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल टू 0 और L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि L1/L2 बराबर है M1/M2 नॉट इक्वल टू है N1/L2। ये कंडीशन हमेशा समांतर जो रेखाएं होती हैं उनके लिए लागू होती है। समांतर रेखाओं में उनका जो अनुपात होता है x और y के गुणांकों का, वो अनुपात बराबर होता है, और जो कांस्टेंट संख्या होती है वो अलग रहती है, तो वो बराबर नहीं होगा उनका अनुपात। तो ये संख्याएं जो ये रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है कि एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती होती है तो उसके क्षेत्रफल में गलती लगभग कितने प्रतिशत की होगी। 1% की गलती हुई है मतलब मानो पहले उसकी भुजा लंबाई की 100 थी, 1% अधिक हुआ है तो 101 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 100 × 100 होगा। यहाँ गलती से अब लंबाई 101 हो गई है तो क्षेत्रफल 101 होगा। यहाँ तो ये हो गया 10,000 और ये होता है 10,201। अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 201 का किस पर आ रहा है, पहले जो ये होनी चाहिए थी उस पर इंटू कर देते हैं 100। 20 से 20 के बाद पॉइंट, तो 2.01% की त्रुटि हुई है जो लगभग 2 के बराबर है, तो 2% आ जाएगा। अगला सवाल है, एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचना है। वो कह रहा है कोई धनराशि, मैं कहता हूं 100 रुपए थे, 12 वर्षों में साधारण ब्याज से वो 200 हो गए। समझो इस बात को, वो 12 वर्षों में साधारण ब्याज से हुए मतलब 12 वर्षों में ब्याज कितना बना, 100 रुपए थे वो 200 हुए हैं मतलब ब्याज 100 रुपए बना। अब वो कह रहा है कि ये कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, मतलब मुझे इसे 300 पर पहुंचाना है, मतलब ब्याज कितना चाहिए, 200 रुपए। ब्याज 200 कब होगा, 12 वर्षों में 100 हो रहा है तो अगले 12 वर्षों में 100 और होगा। 200 कब हो जाएगा, 24 वर्षों में। ब्याज 24 वर्षों में 200 खुद 100 कितना हो गया, 300। तो 24 वर्ष में वो धनराशि 3 गुना हो जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अनुपात दे रखा है 2:3:4। 2:3:4 मैं मान लेता हूं वो संख्या 2x है, 3x है और 4x है। वो कह रहा है कि इनका जो एवरेज है वो 39 है, तो एवरेज निकालो इनका, 4 और 3 7 और 2 9x बटा 3 वो है किसके बराबर, 39 के। यहां से 9x बराबर होगा 39 × 3, यहां से x बराबर आ जाएगा 13, क्योंकि देखो यहां से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये कटेगा 13 बार, तो x की वैल्यू 39, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो 13 दूनी 26, ये होगा 13 × 39, 13 चौके 52। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या देखो कौन सी है, 26 इनमें छोटी संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 26। सबसे छोटी पूछी तो 26, सबसे बड़ी पूछते तो 52। छोटी पूछी है इसलिए छोटी हो जाएगी 26। तो ये था CET 10+2 लेवल का एक पेपर, जिसके मैथ के सॉल्यूशन मैंने पूरे आपको करवा दिए हैं। अब आप लोगों का दायित्व है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेज दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो रेवेन्यू भी आने लग गई है। आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो भेजोगे दोस्तों के साथ उतनी ज़्यादा रेवेन्यू हो सकती है। रेवेन्यू ज़्यादा होगी तो मुझे भी प्रॉफिट आएगा तो सीधी सी बात है मैं भी आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।